अरे ऊ लाजवंती सुनी हो, हमरा शहर में नौकरी ठहरा बल। चलो फटाफट बैग पैक करके शहर में चलते हैं। पर लाजवंती, क्या तुम्हें पता है शहर में बहुत ही मगजमारी ठहरा बल। इतने सारे मकान होने के बावजूद किराए पे रहने के लिए मकान ही नहीं ठहरा बल। क्या करे लाजवंती। और हम तो ये भी सुने हैं कि वहाँ पे मकान मालिक ना कभी वाइट वॉश करे है, ना कभी पेंटिंग करे है, ना कोई रिपेयरिंग करे है, और ये तो कुछ भी नहीं, वो तो कभी भी घर में आवत है और जावत है। और हम ये भी सुना है कि वो तो कभी भी घर का बिजली और पानी भी कट करे वे बल। क्या करे बल। अब ये सुनने के लिए इसके पीछे अब हमें शहर में तो जाना पड़े है, तो हम चलते हैं पल्लव सर से मिलने लीगस एकेडमी में। हम सुने हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में निकला है कोई हल, तो हम चलते हैं पल्लव से मिलने बल। हेलो नमस्ते, कसा काय, केम छो, केड़ो हाल है, सत श्री अकाल, केमन अछो। मैं हूं पल्लव सर और आप देख रहे हैं लीगस एकेडमिया वीडियो 2। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे गांव के दोस्त प्रशांत बाबू और उनकी बीवी लाजवंती नौकरी करने के लिए शहर में आना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में, उनके मन में कई सारे सवाल है इस टेनेंसी को लेके कि मकान मालिक कैसा होगा, घर कैसे होंगे, घर में वाइट वॉश होता होगा, किराया कितना देना पड़ेगा, डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब देखेंगे। लेकिन ये टॉपिक समझने से पहले आप सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मॉडल टेनेंसी एक्ट है क्या? तो बेसिकली पहले हम ये समझ लेते हैं, हर स्टेट के लिए, हर राज्य के लिए अपने खुद के रेंट कंट्रोल एक्ट्स है। जैसे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है, कर्नाटका रेंट कंट्रोल एक्ट है, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है। जो बेसिकली ये रेंट कंट्रोल एक्ट है टेनेंसी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशंस और जो सारे उनके बीच में अग्रीमेंट्स होते हैं, रेंट के लिए लेके जो भी डिसीजंस होते हैं, जो अग्रीमेंट होना चाहिए, क्या क्लॉजेस होना चाहिए, एविक्शन क्लॉजेस, टर्मिनेशन क्लॉजेस, रेंट बढ़ाने के क्लॉजेस, ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट इन रेंट कंट्रोल एक्ट में दिए थे। लेकिन कई सारी चीज़ें इन स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था। कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी होती थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डामाडोल होते रहता था। तो इन सारे चीज़ों को ओवरऑल करने के लिए, यानी कि अच्छे से जांच पड़ताल करके एक ओवरहॉलिंग लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मॉडल टेनेंसी एक्ट। अच्छे से जांच पड़ताल किया हर राज्य की स्टेट लॉज को, और ये एक एक्ट फ्रेम किया गया। अब इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो उन पर्टिकुलर स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट में इंक्लूड किए थे पर नहीं किए थे। हम दोनों समझते, किए भी थे और नहीं भी किए थे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे, एक तो स्पीडी एडजुडिकेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो पुराने एक्ट्स में अगर कुछ डिस्प्यूट होता था लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो सिविल कोर्ट में जाते थे। सिविल कोर्ट में जाने के बाद, जैसे कि आपको पता है, तारीख पे तारीख, जी हाँ, तो इट यूज टू टेक टाइम टू हैव अ स्पीडी रेजोल्यूशन, टू हैव अ स्पीडी एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसलिए ये एक्ट बनाया गया जिसमें हमें स्पीडी रेजोल्यूशन मिले। सेकेंड ये था कि रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। जी हाँ, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस को रेगुलेट करने के लिए, इसको हम आगे समझते हैं। और तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। कई स्टेट में ऐसे था कि सिर्फ लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते थे, कई स्टेट में ये भी था कि सिर्फ टेनेंट के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहते थे। इस एक्ट में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों अपने राइट्स प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये तो हो गए बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब ये एक्ट बनाया क्यों गया? तो 2011 की सेंसस में ये पता चला कि लगभग
1.1 करोड़ हाउसेस है जो अभी भी वेकेंट है इंडिया में। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ इंडिया में वेकेंट है तो मैं बात कर रहा हूँ अर्बन एरियाज़ की, यहाँ यानी कि शहरों की। क्यों? क्योंकि गांव में 95% हाउसिंग सेल्फ ओन्ड है, तो ये गांव का फिनोमिनन तो नहीं हुआ। दिस इज़ अ अर्बन फिनोमिनन, जहाँ पे अर्बन सिटीज़ में, शहर में देर आर 1.1 करोड़ वेकेंट हाउसेस एज पर 2011 का सेंसस। ठीक है, अब 2011 में ये भी पता चला कि लगभग 6.5 से 10 करोड़ हाउसेस अनऑथराइज्डली यूज और इलीगली यूज्ड। इट्स अ ह्यूज अमाउंट दोस्तों। 6.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ घर, मकान, यूनिट्स, बड़ा अमाउंट है। अब ये शॉर्टेज भी हमें 2012 की सेंसस में ये पता चला कि लगभग 1.9 करोड़ यूनिट्स की रेंटल स्कीम के लिए शॉर्टेज है। अब ये शॉर्टेज कैसे पता चलती है? क्या होता था, जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में एक वीडियो मैंने इनैक्ट किया था जहाँ पे हमारे प्रशांत बाबू गांव के रहने वाले, उनको शहर में नौकरी लगी तो ही वॉन्ट्स टू गेट माइग्रेटेड टू अ अर्बन सिटी, बट ही सेड कि उसने सुना है, प्रशांत बाबू ने सुना है कि शहर में मकान होने के बावजूद रहने के लिए मकान नहीं है। जी हाँ, मकान थे, जैसे कि मैंने कहा 1.1 करोड़ वो वेकेंट हाउसेस एंड देयर वाज 1.9 करोड़ ऑफ यूनिट शॉर्टेज फॉर पीपल हु वांटेड टू स्टे ऑन रेंट। अब माइग्रेशन तो ठीक है, हम सब समझते हैं माइग्रेशन तो लोग चाहते हैं अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, पैसा के लिए, एन नंबर ऑफ रीजंस। अब गांव के रहने वाले लोग, इतना पैसा तो उनके पास होता नहीं था कि वो शहर में आके तुरंत मकान खरीद सकें, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा कि हाँ, जाके शहर में घर रेंट पे ले, मकान रेंट पे ले। तो पता चला कि 1.9 करोड़ शॉर्टेज है। ये हमें पता चला 2012 की सेंसस में। तो 2017-18 में एक सर्वे हुआ जिसमें ये बोला गया कि ये जो अनऑथराइज्ड यूज्ड है, ये जो शॉर्टेजेस है, इन सबको रेगुलराइज करना चाहिए। और तब जाके ये मॉडल टेनेंसी एक्ट का ये फ्रेमवर्क, ये लीगल वर्क ये स्टार्ट हुआ। अब ये आइडिया आया कहाँ से, ये समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 2015 में एक इनका एजेंडा था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 2022 तक सारे ही लोगों को घर मिले, ये इनका मोटो है। कितने घर बनाए जाए, वो थे 2 करोड़ हाउसेस का उन्होंने एस्टिमेशन लगा के, पूरा प्रोसेस, पॉलिसी, फ्रेमवर्क करके 2 करोड़ हाउसेस का उन्होंने एजेंडा तो फिक्स कर लिया। अब ये था आइडिया जिसके पीछे ये रेंटल हाउसिंग स्कीम को रेगुलराइज करने के लिए, अनऑथराइज्ड यूज़ कम करने के लिए और शॉर्टेजेस कम करने के लिए ये स्कीम, ये एक्ट बनाया गया। अब ये एक्ट सिर्फ स्टेट पर्टिकुलर नहीं है, दिस विल बी एप्लीकेबल टू एंटायर स्टेट ऑफ इंडिया, और इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। जी हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि लैंड और लैंड इम्प्रूवमेंट, मकान, फ्लैट्स, दीज आर स्टेट एस्पेक्ट्स। ये लिस्ट 2 में आता है शेड्यूल 7 के। तो इसीलिए ये एक्ट तो बनाया गया इंडिया के लिए, बट ये एक्ट, it is not adopted by each and every state, it is not made applicable to each and every state. State have been given powers that they may adopt it completely. वो पूरी तरीके से ये मॉडल टेनेंसी एक्ट अडॉप्ट कर सकते हैं, या they can adopt certain provisions of this particular act in their existing laws, which is for example Maharashtra Rent Control Act, Karnataka Rent Control Act, etc. और इसीलिए ये एक्ट स्टेट लिस्ट 2 में आता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है, और स्टेट को इसको मैंडेटरीली अप्रूव ना हो
ऐसा भी बोला गया है। सो दे मे अडॉप्ट इट कम्प्लीटली, दे मे अडॉप्ट इट पार्शली, और दे मे अमेंड सर्टेन प्रोविजंस, और दे मे नॉट अडॉप्ट इट एट ऑल, एंड दे कैन कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग लॉस। तो ये शॉर्टेज का रीज़न क्या होता था, ये कई सारे प्रीमाइसेस वेकेंट क्यों है? इसका कारण ये था कि घर मकान खरीदते हैं लोग फॉर कैपिटल अप्रिशिएशन, कि मकान की वैल्यू बढ़ते जाए, ठीक है। तो मकान की वैल्यू बढ़ेगी बट रेंटल अमाउंट इतना कम होता था और वो घर के पीछे मेंटेनेंस चार्जेस इतने ज़्यादा होते थे कि अप्रिशिएशन वैल्यू बहुत पीछे रह गया और मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए। सो रेंटल यील्ड यूज्ड टू बी ओनली 1 to 2% ऑफ द कैपिटल अप्रिशिएशन। इसलिए दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर प्रीमाइसेस बीइंग वेकेंट इन अर्बन सिटीज़। तो अब हम देखते हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट के कुछ की फीचर्स। पहला की फीचर है फॉर्मल रेंटल अग्रीमेंट। जी हाँ, देयर हैज़ टू बी फॉर्मल ड्राफ्टेड एंड रेंटल अग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक फॉर्मल रेंटल अग्रीमेंट बनना चाहिए। वो 2 महीने के अंदर रेंट अथॉरिटी को इंटीमेट होना चाहिए, और विद इन 7 days ऑफ इंटीमेशन रेंट अथॉरिटी गिव्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन दैट रेंटल प्रीमाइसेस। एक और इसमें की फीचर ये है कि अब ये रेंट एग्रीमेंट डिजिटली अपलोड कर सकते हैं इन एनी लैंग्वेज। सो देयर हैज़ बीन नो लैंग्वेज बैरियर, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सिंप्लीफाइड किया गया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट की फीचर ऑफ दिस एक्ट। सेकेंड की फीचर है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो पहले एक्ट में जो स्टेट एक्ट्स थे, महाराष्ट्र का रेंट कंट्रोल एक्ट, दिल्ली कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होना चाहिए ऐसा एक्सप्लिसिटली कुछ लिखा नहीं है। बट दिस एक्ट सेज कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज़ टू बी 2 times द मंथली रेंटल, और कमर्शियल प्रीमाइसेस के लिए इट हैज़ टू बी 6 times द मंथली रेंटल। तो अगर पहले होता था, पहले अनाप शनाप लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते थे, से 5 times द मंथली रेंटल, 8 times द मंथली रेंटल। अब इस एक्ट ने बोला है कि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस अगर आप किराए पे लेते हो तो आपका रेंट जितना होगा उसका 2 गुना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रिफंड भी होगा। कब रिफंड होगा? ऑन द डेट ऑफ वेकेट ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जब अब वो मकान छोड़ के जाओगे, जिस दिन आपका रेंट टेन्योर ख़त्म होगा, उसी दिन लैंडलॉर्ड को आपको वो डिपॉजिट अमाउंट रिफंड करना है। सो दिस इज़ अनदर की फीचर। तो पीरियड भी डिफाइंड होगा कि कितने पीरियड के लिए वो रेंटल प्रीमाइसेस आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, और टेन्योर ख़त्म होने पे लैंडलॉर्ड हैज़ टू रिफंड बैक द डिपॉजिट अमाउंट। चौथा की फीचर है कि अगर टेनेंट रिफ्यूज़ करता है प्रीमाइसेस वेकेट करने के लिए, तो अगले 2 महीने तक लैंडलॉर्ड 2 गुना रेंट मांग सकता है। सपोज़ मेरा अभी रेंट है 20,000, अगर मैं अपने लैंडलॉर्ड को मना करता हूँ कि नहीं, मैं नहीं वेकेट करना चाहता ये प्रीमाइसेस, तो लैंडलॉर्ड कैन आस्क लीगली 2 times द अमाउंट दैट आई एम पेइंग करेंटली। सो 40,000 वो मांगेगा अगले 2 महीने के लिए। और आगे भी अगर मैं नहीं करता हूँ प्रीमाइसेस वेकेंट, देन इट विल बी ए पेनलाइज फॉर 4 times ऑफ द अमाउंट जब तक मैं वेकेंट नहीं करता। सो 2 times द अमाउंट फॉर 2 months, और 2 महीने के बाद 4 times द अमाउंट जब तक मैं वेकेट नहीं करता। ये पेनल्टी प्रोविज़न लैंडलॉर्ड के बेनिफिशियल में दिया गया है। पांचवा की फीचर है फोर्स मज्योर। फोर्स मज्योर का अगर मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं तो नेचुरल कैलामिटी, एक्ट ऑफ गॉड। अगर कोई अर्थक्वेक होता है, साइक्लोन आता है, फ्लड्स आते हैं, या कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है,
तो लैंडलॉर्ड अलाउ कर सकता है 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा रहने के लिए, दो द पीरियड वॉज मैंशनड एज फॉर एग्जाम्पल 12 months इन योर रेंट अग्रीमेंट. इफ देर इज़ अ नेचुरल कैलामिटी देन 1 month कैन बी एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड यू हैव टू पे द रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. ठीक है. अब सबसे मज़ेदार बात यह है, हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में चल रहे हैं, कोरोना का पीरियड चल रहा है. अब ये फोर्स मजर, इस एक्ट में जो फोर्स मजर इंक्लूड किया है, इसमें पैंडेमिक ये टर्म इंक्लूड नहीं किया है. सो दिस इज़ अ सीरियसली मज़ेदार के पॉइंट टू बी नोटेड कि पैंडेमिक ये इंक्लूड नहीं किया है. तो दोस्तों, अगर आप रेंट पे रहना चाहोगे इन फ्यूचर तो इंश्योर करना फोर्स मजर क्लॉज ड्राफ्टेड है और पैंडेमिक का क्लॉज भी ड्राफ्टेड है. ये आजकल बड़ा ही नेसेसरी हो गया है. ठीक है. अगला की फीचर है सबलेटिंग. सबलेटिंग मतलब मैं मकान मालिक हूँ, मैंने अपना मकान किराए पे दिया है से ABC को, और ABC आगे XYZ को मकान किराए पे देना चाहता है, उसको कहते हैं सबलेटिंग. अब सबलेटिंग करने के लिए ही विल हैव टू टेक माई परमिशन, लैंडलॉर्ड्स परमिशन फर्स्ट. सो माई NOC इज़ रिक्वायर्ड. Unless my NOC is not given, landlord's NOC is not given, subletting will not be allowed. ठीक है. ये हो गया 6th की फीचर. अगला की फीचर है एविक्शन. एविक्शन कब होगा? जब टेनेंट, किराएदार प्रीमाइसिस का अनऑथराइज यूज़ करता है, इलीगल यूज़ करता है. अगर वो रेंट पे करने से मना करता है कि मैं पे करूँगा ही नहीं रेंट, अगर वो कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है, कुछ उसने बीच में दीवार में एक विंडो बना दी, ये ऐसे कुछ मेजर चेंजेस करता है, दैट टाइम योर लैंडलॉर्ड और द लैंडलॉर्ड कैन आस्क द टेनेंट टू एविक्ट द प्रीमाइसेस. वो टेनेंट को तुरंत बोल सकता है कि नहीं भाई, रेंट अग्रीमेंट स्टैंड्स टर्मिनेटेड, नाउ यू हैव टू लिव द प्रीमाइसेस. सो दिस इज 7th की फीचर. अगला की फीचर है नोटिसेस. अब ये नोटिसेस क्या है? नोटिसेस ये है कि मकान मालिक को घर विजिट करना है, ही विल हैव टू गिव प्रायर नोटिस. अगर उसको बिजली या पानी की कटौती करनी है या कुछ गवर्नमेंट के नोटिस आए हैं कि जिसमें पानी और बिजली नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया हो, ही विल हैव टू इंटीमेट टू द टेनेंट, दिस नोटिस हैज़ टू बी गिवन. अगर टेनेंट को रेंट पोजीशन और एक्सटेंड करना है, टेन्योर एक्सटेंड करना है, उनको 1 month का प्रायर नोटिस लैंडलॉर्ड का देना पड़ेगा कि भाई मेरे को और एक्सटेंड करना है अपना टेन्योर. अगर लैंडलॉर्ड को रेंट बढ़ाना है, रेंट बढ़ाने के लिए 3 month का नोटिस देना पड़ेगा टेनेंट को. लैंडलॉर्ड हैज़ टू गिव 3 month नोटिस टू टेनेंट टू इंक्रीज द रेंट. ठीक है. अगर कुछ रिपेयर्स या मेंटेनेंस होते हैं प्रीमाइसेस में, लैंडलॉर्ड हैज़ टू गिव 24 hours प्रायर नोटिस टू द टेनेंट, so that tenant is prepared and there are structural repairs been taken care of. So these are notices given. अगला है रिपेयर्स. अब ये एक्ट ये कहता है कि जैसे कि मेरा रेंट टेन्योर ख़त्म होने वाला है, बट आई हैव टू मेक सर्टन रिपेयर्स. बीइंग ए टेनेंट, इफ़ आई एम अ टेनेंट एंड आई हैव टू मेक सर्टन रिपेयर्स, तो मैं रेंट टेन्योर ख़त्म होने के कुछ दिन पहले भी वो रिपेयर्स कर सकता हूँ. Similarly, landlord can also ask for these repairs if necessary in the last few days of the rent tenure. So this has been defined in this particular act. इस एक्ट में ये भी डिफाइन किया है कि लैंडलॉर्ड कौन से रिपेयर्स देखेगा और टेनेंट कौन से रिपेयर्स देखेगा. सो दिस हैज़ बीन डिस्टिंग्विश्ड एंड बाइफरकेटेड. तो लैंडलॉर्ड के अंडर रिपेयर्स और मेंटेनेंस क्या क्या होंगे? एक तो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस, लैंडलॉर्ड हैज़ टू लुक आफ्टर इट. पेंट करना, वाइट वॉश करना, उसके बाद में पाइपलाइंस रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिकल वायरिंग रिपेयर करना, इस टाइप के बड़े रिपेयर जो है वो लैंडलॉर्ड देखेगा. टेनेंट कौन से रिपेयर देखेगा? जैसे विंडो की ग्लास चेंज करनी है, किचन का सीवेज ड्रेनेज आपको रिपेयर करना है, पाइप आपको चेंज करना है, छोटे छोटे की होल की सॉकेट्स, स्विचेस
रिपेयर करने हैं, फ़ैन रिपेयरिंग, ट्यूबलाइट रिपेयरिंग, दिस विल बी अंडर टेनेंट्स रिपेयर सेक्शन। जैसे कि गार्डनिंग का मेंटेनेंस, ये भी टेनेंट के कैटेगरी में इंक्लूड किया है। अगला है 3 टायर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताया था कि ये स्पीडी एडजुडिकेशन रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रहेगा, यानी कि इसमें 3 टायर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम इंक्लूड किया है। सो फर्स्ट टायर में आएगा रेंट अथॉरिटी, यानी कि जहाँ की रेंट किराएदार और मकान मालिक का कुछ डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहले तो वो अप्रोच करेंगे रेंट अथॉरिटी को। रेंट अथॉरिटी इज़ इलेक्टेड नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। रेंट अथॉरिटी से कोई भी डिसीजन आने के बाद में इफ़ एनी ऑफ द पार्टी इज़ अग्रीव्ड बाय द डिसीजन, अगर वो खुश नहीं है, देन ही मे अप्रोच टू सेकेंड टायर विच इज़ रेंट कोर्ट। ठीक है, रेंट कोर्ट अब बनाया गया है जिसमें अगर आप खुश नहीं हैं तो यू कैन अप्रोच द रेंट कोर्ट एंड नाउ विद इन 60 days रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट विल गिव द फाइनल डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। पहले के एक्ट्स में ये नहीं था। पहले के एक्ट्स में जैसे मैंने बोला कि सिविल कोर्ट्स में मैटर जाते थे और तारीख पे तारीख होता था। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली 60 days के अंदर यू हैव रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट हैज़ टू गिव द डिसीजन। रेंट कोर्ट भी इज़ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड टायर आता है रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट कोर्ट के भी डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हैं, नाउ यू कैन अप्रोच द रेंट ट्रिब्यूनल एंड रेंट ट्रिब्यूनल विल गिव यू द फाइनल डिसीजन। ठीक है, सो दिस इज 3 टायर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम। रेंट ट्रिब्यूनल बनता है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू पावर ऑफ हाई कोर्ट। इसीलिए सिविल मैटर्स अब रेंट रिलेटेड कम होंगे। देयर हैज़ बीन अ प्रोविजन मेड where civil matters will be lessened with respect to rent matters and it will be transferred to this particular tribunal's authority and court. So this has been defined in Model Tenancy Act. Dispute, अगला की फीचर है डिस्प्यूट। अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो टेनेंट कैनॉट से नो टू पे द रेंट टू द लैंडलॉर्ड। दिस हैज़ टू बी टेकन नोट ऑफ कि किराएदार मना नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरे को रेंट नहीं दूंगा, लेकिन वो रेंट लैंडलॉर्ड को भी डायरेक्टली नहीं जाएगा। ये भी आप नोट करिए, डिस्प्यूट में ये रेंट जाएगा रेंट अथॉरिटी के एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में, जिसको हम टर्म कर सकते हैं एस्क्रो अकाउंट ऑफ रेंट अथॉरिटी ऑफ दिस लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। और जब डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, रेंट अथॉरिटी विल ट्रांसफ़र द रेंट अमाउंट विच इज़ गिवन बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। जो रेंट अथॉरिटी के पास पैसा जमा हुआ है, रेंट जमा हुआ है, वो रिटर्न किया जाएगा लैंडलॉर्ड को। अगला की फीचर है, आखिरी की फीचर है कि ये एक्ट कौन से प्रॉपर्टीज़ को एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टीज़ विच आर ओन्ड बाय कंपनी और एनी गवर्निंग बॉडी जो मकान अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं रेंट पे, उनको भी एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज़ अगेन नॉट एप्लीकेबल टू प्रीमाइसेस ओन्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल पर्पसेस अंडर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, या पर्टिकुलर स्टेट का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, या फिर मुस्लिम ट्रस्ट वक्फ, तो ये उनको भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि सम स्टेट्स हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर एक्ट and some states have not at all adopted or amended the existing provisions. One of the reasons that I have come across from the news articles is wherever there is BJP government, those states have adopted this act, and where there is no BJP government, this act has not been adopted or amended some of the provisions in the existing act. So now let us understand one thing कि ये act आया कब,
ये अप्रूव कब हुआ? दिस एक्ट वॉज अप्रूव्ड वेरी रिसेंटली, 2 जून 2021। हाँ, 2 जून 2021 को ये यूनियन कैबिनेट ने इस एक्ट को अप्रूव किया, और क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इसलिए ये पार्लियामेंट में इसको टैबुलेटेड नहीं किया गया। सो दिस वॉज अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट। इसमें एक और कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब टेनेंट को अपने अग्रीमेंट डिजिटली अपलोड करने हैं तो उनके कुछ प्राइवेसी राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ऐसा कुछ बीच में कहीं जाना गया था। इवन दिस वॉज कम अक्रॉस न्यूज़, दैट इज़ वाई some of the states have not adopted this act. What right of privacy is आधार नंबर, पैन नंबर टेनेंट्स के डिजिटली अपलोड हो रहे हैं, विच इज़ ऑन पब्लिक पोर्टल, एंड दिस where the state government somewhere states कि right of privacy is somewhere hampered. So this is also one of the reason for not being adopted by particular state this Model Tenancy Act. सो आई होप आपको मॉडल टेनेंसी एक्ट की बेसिक जानकारी आ गई है। तो इन फ्यूचर अगर आप मकान मालिक है, इफ़ यू ओन अ प्रीमाइसेस एंड इफ़ यू वांट टू रेंट आउट योर प्रीमाइसेस, यू कैन टेक नोट ऑफ दिस एक्ट, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, एंड इफ़ यू आर अ टेनेंट, इफ़ यू वांट टू be on a rent on a particular premises, you can also take note of this particular act. So I hope you liked my second video lecture by Legis Academia. You can definitely like, share and subscribe my channel. Follow me on my YouTube and on my Instagram. Thank you.